मुझे दोबारा से नेटवर्क मिल गया है। अगर कुछ लोग अभी भी मेरा इंतज़ार कर रहे हो तो उनको सबको नमस्कार। हेलो वंदना, क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? उमंग जी, नमस्ते वंदना। मुझे दोबारा से नेटवर्क मिल गया है बड़ी मुश्किल से। क्या मैं शुरू करना चाहिए मुझे? मैं देख रही हूँ अभी शायद केवल 2 लोग जुड़े हैं। नेटवर्क की बहुत समस्या है। मुझे लग रहा है मुझे 10 लोग देख रहे हैं तो मुझे शुरू कर देना चाहिए। सबसे पहले मैं वंदना को बहुत बहुत आभार देना चाहूँगी कि आज उनकी बदौलत मेरा लाइव होने का डेब्यू हो रहा है। डेब्यू है इसलिए गलतियाँ होंगी, आप लोगों से अपेक्षा है, कृपया क्षमा करेंगे। मेरा विषय जो आज हमने दोनों ने मिलकर सोचा है वो ये है कि चूँकि मैं साइकोलॉजिस्ट भी हूँ तो और थोड़ा बहुत लिखती पढ़ती भी हूँ, तो उन दोनों चीज़ों को मिलाकर कुछ बात करते हैं। यानी और दूसरा जो तीसरा सबसे बड़ा टॉपिक जो हमारे सर पे सवार है इस समय वो तो है ही, उसको तो हम अनदेखा कर ही नहीं सकते, यानी कि कोरोना काल। कोरोना काल में कई तरीके के संबंधों के समीकरण बिगड़े हैं। लेकर दोस्तों, पड़ोसियों, ग्रोसरी, सब्जी वालों, काम वाली बाई, घर वाली बाई से लगाकर पति पत्नी और प्रेमी प्रेमिका तक के। तो मुझे बात करनी है कोरोना काल में डॉक्टर और मरीज के बदलते संबंधों पर। डॉक्टर कह सकते हैं कि वो तो बहुत लंबे अरसे से बिगड़े ही हुए हैं, लेकिन हो सकता है अपना अपना अनुभव है, अपने एक्सपीरियंस पर निर्भर करता है ये बात। लेकिन मेरा विश्वास है कि चाहे जितना कंज्यूमर एक्ट लगा दिया जाए इस प्रोफेशन पर, डॉक्टर और मरीज के रिश्ते में कभी भी पूरी तरीके से दुकानदार और कस्टमर की जो याद करके दिल पे हाथ रखकर सोचिए, कभी ना कभी आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा डॉक्टर ज़रूर टकराया होगा जिसमें ना सही भगवान लेकिन एक करीबी दोस्त, एक सच्चे शुभचिंतक की झलक आपको दिखी होगी। अगर किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ है तो मैं कहूँगी शायद ये दुर्भाग्यवश ही हुआ होगा। और डॉक्टर भी चाहे जितना प्रोफेशन बदल ले, कितना भी प्रोफेशनल हो जाए, मरीज के दुख दर्द में कितना भी सपाट चेहरा बनाकर अपने को निर्लिप्त दिखाए, महीने की कई रातें किसी न किसी मरीज के फिक्र में करवटें बदलते हुए काटता ही है। हम लोग जब MBBS कर चुके होते हैं तो उसके बाद शुरू होता है इंटर्नशिप, और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के शुरू के साल। ये वो साल होते हैं जब मरीजों से ताज़ा मुठभेड़ हुई होती है। किताबों की दुनिया से निकलकर बीमारियां अपनी सारी भयावहता के साथ सामने खड़ी हो जाती हैं। यही वो साल होते हैं लेकिन
जब पहली पहली सैलरी मिलनी शुरू होती है। लेकिन इतना काम कराते हैं, इतना काम कराते हैं कि जब छुट्टी मिलती है तो आंखों में बजाय उस नए नए मिले पैसे की खुशी और गुरूर की जगह सिर्फ और सिर्फ नींद भरी होती है। सरकारी अस्पतालों में झुंझलाते बौखलाए रेजिडेंट डॉक्टर्स तो आपने देखे होंगे ना, करो तो चिड़चिड़ा जाते हैं, इतना मिसबिहेव जैसे निकले नहीं और ऊंट के जैसा अकड़ है इनकी। अगर कभी किसी दिन चुपचाप किसी सरकारी या किसी बड़े प्राइवेट अस्पताल में ही इन जूनियर डॉक्टरों की दिनचर्या देखिए, सुबह से लेकर रात, फिर सुबह, फिर दोपहर, अगली रात, ध्यान से देखेंगे तो ये सारे अस्पताल इन्हीं जूनियर डॉक्टरों की बदौलत चलते हैं, विशेषज्ञों के नहीं। विशेषज्ञों का अपना स्थान होता है, गाइड करते हैं, महत्वपूर्ण काम करते हैं, लेकिन अस्पताल टिके इन्हीं के कंधों पर होते हैं। और आज भी हमारे जूनियर डॉक्टर्स ही कोरोना की इस जंग में पहली कतार के सिपाही हैं। खैर, ये बात कुछ और बताने के रेफरेंस में बता गई। मैं बताना ये था कि जब पहली बार साक्षात मरीज देखने को मिलता है तो इंस्ट्रक्टर या ट्यूटर या सीनियर या टीचर, उसका पहला निर्देश होता है देखो, ध्यान से देखो, आंखों में, गले में, नाक में, कान में झांक कर देखो, आंखों की कंजंक्टाइवा का, जीभ का, चमड़ी का रंग देखो। और दूसरा इंस्ट्रक्शन होता है छुओ, छुओ, पास आओ, हाँ पास रहो, छुओ, पहले हाथ से फिर स्टेथोस्कोप से। हाथ से छूना बहुत महत्वपूर्ण है। मरीज से दूर खड़े है और वो दूर, तो उसको ऐसी झाड़ लगती थी कि पूछो नहीं, और कभी कभार एक आधा लाफा भी पड़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। तो जनाब, हमने सीखा ही नहीं कि मरीज को पास से देखे बिना, छुए बिना इलाज कैसे करें। और अचानक हमारे सामने ये चुनौती रख दी गई कि मरीज से दूर से बात करें, उसके और अपने बीच में एक पर्दादारी कर ले और इलाज भी कर ले। के बारे में थोड़ी बहुत हमें ऐसे भी मोटी जानकारी होती है और अल्ट्रासाउंड का भी सहारा है, पर अल्ट्रासाउंड लिमिटेशंस है। कई बारी मरीज को वो किस से, फिर तन के दुख की तो चलो बात कर भी ले, जांच कर ले, तरह तरह की जांचें, खून पेशाब की जांचें, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई वगैरह वगैरह, पर मन का दुख तो सामने बैठकर मरीज की आंखों से, उसके चेहरे पे चढ़ते उतरते भावों से, उसकी बातों से ही पता चलता है ना। अब चेहरे पे तो चढ़ा है मास्क, उसके भी और मेरे भी, और भय का और मेरे भी। मैं जिस जगह पे गायनी प्रैक्टिस करती हूँ वो जगह टेक्निकली तो राजधानी में नहीं, बाहरी दिल्ली का ये गांवों से लगा इलाका आज भी थोड़ा बहुत कस्बाई संस्कृति में रचा बसा है। इस इलाके में आज भी लोग डॉक्टर को अपने बीच उतरा हुआ कोई एलियन नहीं। मैं यहाँ किसी की दीदी हूँ और नानी भी बन गई हूँ। मेरी प्रसूताएं दर्द से कराई हुई लेबर रूम के अंदर जाती हैं और फिर जब बाहर आती हैं, जब अंदर जाती है तब तो वो एक दर्द से कराती हुई मरीजा होती है, लेकिन जब अपने नवजात को हाथों में लेके खुशी से दमकता हुआ चेहरा लिए बाहर आती हैं तो वो मेरी बेटियां बन जाती हैं। और मैं फिर एक
बड़ी मौसी, बड़ी बुआ, दादी, नानी बन जाती हूँ। यहाँ आज भी ये माहौल है कि मेरे पास मुंडन और शादी ब्याह के बायने आते हैं। गांवों से सीत और लस्सी की बोतलें, मना करने पर भी लड्डू और जलेबियां भी। मेरी जो ये हालत देख रहे हैं ना आप लोग, ये मेरे इन्हीं दुश्मनों की वजह से है, जो आजकल मुझसे नहीं मिल पाते, जो आजकल मेरे पास बैठ के अपने दुख सुख की बातें नहीं कर पाते। नई नई माँ के सर कंधे पर हाथ फेरती हूँ, नई नई दादियों के गले लगती हूँ, बधाई देती। ये मेरा हीलिंग टच, ये मेरी स्पर्श चिकित्सा, यह काबिलियत मुझसे छीन गई है, मुझसे छिन गई है। खैर, ये सब तो बहुत बाद में आता है। आजकल तो हम काफ़ी देर सामने बैठाल कर इन पर्दों और सब कुछ के बावजूद बहुत देर बात करना भी हमें अलाउड नहीं है, वाजिब नहीं है, एडवाइज्ड नहीं है। लेकिन कितनी ही बार, नहीं तो पहले कितनी बार चैम्बर में सास बहू के झगड़े निपटाती थी, कई बार पति पत्नी के भी झगड़े निपटाती थी। अच्छा, एक बात मैं बताऊं आपको, राज की बात, मैं अपनी मरीजा यानी परिवार की जो बहू या बेटी या पत्नी होती है उसके लिए थोड़ा सा पार्शियल रहती हूँ। यानी अगर थोड़ी बहुत गलती बहू की है भी तो भी मैं घुमा फिरा के पति या सास को ही समझदारी दिखाने को बता देती हूँ। खासतौर पे गर्भावस्था में नए नवेले युवा दंपति, आहा, पहले बच्चे के नए नवेले होने वाले माँ पिता, इतनी खूबसूरत वो साइट होती है, इतनी खूबसूरत वो दृश्य होता है, दमकते हुए उनके चेहरे, एक दूसरे के प्रति लाड़ और प्यार से भरे हुए, बहुत खूबसूरत। आज सिर्फ डर और डर है उनके चेहरे पर। लड़कों से मैं अक्सर कह देती हूँ, देखो इसका हर हाल में ख्याल रखना है, ये थोड़ा ऊंचा बोले, लड़े झगड़े तो भी प्रेगनेंसी ब्लूज समझकर तुमको स्थिति संभालनी है। दूसरी तरफ लड़की को उकसा देती हूँ, देखो यही मौका है बेटा, नखरे उठवा लो, रात बिरात कभी भी आइसक्रीम या जिस भी चीज की इच्छा करे इससे मंगवा लिया करो। मना करे तो कह देना ज्योत्सना आंटी ने, डॉक्टर आंटी ने बोला है। अब नहीं कह पाती, कैसे कहूँ। अब देर रात क्या, शाम को भी निकलना मुश्किल है, बिना वजह दोपहर और सुबह भी। आइसक्रीम वाला भैया भी न जाने किसी कैंप में पड़ा होगा या पैदल ही अपने गांव भूखा प्यासा निकल लिया होगा। कुछ दिन पहले एक लड़की आई, उसका दूसरा बच्चा होने को है। पहला मेरे हाथ से हुआ, पर इस बार मेरे पास कोई ऐसा अस्पताल नहीं था जहां का वो खर्च भी उठा ले और जहां हर तरह की कोरोना काल के हिसाब से सुविधा भी उपलब्ध हो। वैसे भी इन दिनों प्राइवेट जॉब वाले, दिहाड़ी का काम करने वाले, कामगार, दुकानदार पैसों की किल्लत से जूझ रहे हैं, तो उसे सरकारी अस्पताल ही रिफर करना पड़ा। जाने के पहले जो उसने कहा, वो मुझे रुला गया। उसने मुझसे बोला, मैं चली जाऊंगी आंटी, पर एक बार आपको देखना है, गले लगना है। उसे भी मालूम था और मुझे भी कि ये मुमकिन नहीं था। मैंने अपनी पीछे एक प्लास्टिक की शील्ड होती है मेरे चेहरे के आगे, मास्क के भी ऊपर, फेस शील्ड के पीछे अपनी आंखें और आंसू छिपा लिए और वो चली गई। खैर, परेशान होने वाली बात नहीं है, उसको बेटा हुआ है, उसने हमें फ़ोन किया था और इसी बात पे हमने एक कप बढ़िया वाली चाय भी पी थी, क्लिनिक में ही बनाकर सारे स्टाफ के साथ में। तो इसी बात पे मैं एक कविता सुना दूँ अब, क्योंकि आगे जो मैं बोलने जा रही हूँ थोड़ा ज्ञान ज़्यादा है। तो पहले कविता, ठीक है वंदना? अजब मौसम है इस बार, फुनगियों पर बौर कांपती है, पकाया सा है,
अजब मौसम है इस बार, फुनगियों पर बौर कांपती है, अमलतास फूल कर सक पुलिया पर अड़ियल टट्टू सा समय बीतने को तैयार। कुछ बिखरे खिसिया मुस्कुरा, भूतिया शामें उदास बैठी हैं, रात के पांव उल्टे हैं, ऐसे साए सरकते हैं आंगन से, मौत छत छत गुजर रही हो जो। ऐसे साए सरकते हैं आंगन से, मौत छत छत गुजर रही हो जो। रास्ते हो गए अपरिचित सब, खड़ी हूँ मोड़ पर मगर ठिठकी, बरसों बरस के मुलाकाती हो गए अजनबी अचानक। मुझे जाना है घर, मुझे जाना है घर, मगर क्या करूं, मेरा चेहरा गुम हो गया है कहीं, उस मोटे प्लास्टिक की फेस शील्ड के पीछे मेरा चेहरा गुम हो गया है। इन दिनों तमाम तरीके की बातें, अनहोनी बातें जो हम सुन कह रहे हैं, इस समय ऐसे घटनाक्रमों के बीच हम हैं जो न पहले कभी देखे, न सुने, न भोगे। ये जो सड़कों पे निकल पड़े हैं पुलिस के डंडे खाते, छोटे छोटे बच्चों, गर्भवती स्त्रियों के साथ मीलों पैदल चलने का ये जो संकल्प लेके चल पड़े हैं, ये किस जुनून में उठा लिया है इन्होंने। क्या ये केवल तन की भूख थी? क्या ये केवल तन की भूख थी? मुझे लगता है ये उससे कहीं ज्यादा मन का डर है। डर बीमार पड़ जाने का, डर अकेले पड़ जाने का, डर अपनों के बिना मर जाने का। हर किसी को अपना डर दूसरे की घबराहट से ज्यादा लग रहा है। दरअसल इस समय हम एक हर्ड साइकोसिस या मास हिस्टीरिया के भयावह विस्फोट के मुहाने पर बैठे हैं। मास हिस्टीरिया या कलेक्टिव हिस्टीरिया या हर्ड साइकोसिस, ये वो स्थिति है जब सामूहिक रूप से लोग एक डर से चल रहे होते हैं, इतना डर कि वो मानसिक अवसाद की स्थिति या सचमुच शारीरिक बीमारी या व्याधि की स्थिति में पहुंच जाएं। इसका कारण हमेशा काल्पनिक नहीं होता, एक वास्तविक कारण भी इस मास हिस्टीरिया को जन्म दे सकता है। जून 1962 में, जबकि फैक्ट्री प्रोडक्शन का पीक महीना होता है, साउथ अमेरिका के एक फैक्ट्री के करीब 65-70 मरीज अचानक बीमार पड़ गए। उन्हें जबरदस्त जी मितलाने और उल्टी की शिकायत हुई। माना गया कि शायद कपड़ों में कोई बग, कोई कीट है जो है, पर देखा गया कि जो प्रभावित हुए वो ज्यादातर अपने परिवार के सोल ब्रेड अर्नर थे, अधिकतम जिम्मेदारी उठाने वाले। ये वो लोग थे जो लंबी या दोहरी शिफ्ट में काम करते थे, और ये वो थे जो परिवार से दूर रहकर परिवार पे पैसा भेजते थे। न जाने जून 1962 में साउथ अमेरिका में क्या हुआ था, मगर सभी जांचों के बाद पता ये चला कि ये मास हिस्टीरिया ही था, यानी डर की बीमारी। अब डर किस बात का था? शायद नौकरी छूट जाने का, शायद काम का प्रेशर, जो भी रहा हो। ये मैं नहीं कह रही कि आज जो ये सड़कों पर निकल पड़े हैं सब ये मास हिस्टीरिया की वजह से निकल पड़े हैं। निसंदेह कुछ मजबूर भी हुए होंगे पलायन को। एक घटना कुछ यूं हुई पड़ोस में, पास में ही, कि प्रशासन के निर्देश पे जब मकान मालिकों ने अपने किराएदारों को घर खाली करने के लिए कुछ ने कहा, कुछ ने नहीं कहा, तो प्रशासन ने मकान मालिकों को चेतावनी दी कि किसी भी किराएदार को निकाले नहीं। वो किराया न दे सके तो भी न निकाले। अब क्या हुआ कि जिन्होंने नहीं निकाला था अब तक, उनमें से कुछ ने तो इसको सहजता से लिया, और कुछ जो अब तक नहीं डरे थे अब डर गए।
उनको लगा शायद यही लोग बीमारी फैला रहे हैं, इसीलिए सरकार इनको बाहर नहीं निकलने दे रही, इस घर में ही दबा के रखना चाहती है। क्यों दबाव डाल रही है यहीं रखे रहने का? तो उन्होंने अपने किराए के कमरे रातों रात खाली करा लिए। उनकी देखा देखी नमस्कार एक बार फिर से। तो मैं कह रही थी कि जो किराएदार रातों रात निकाले गए, उसके लिए मकान मालिकों को इंस्ट्रक्शन दिए गए सरकार की तरफ से, मगर ये सलाह शायद और भी कुछ गलत हो गई कि उन्हें और ज़्यादा शक हो गया, और ज़्यादा डर हो गया, तो उन्होंने अपने किराए के कमरे रातों रात खाली कर लिए। अब जो सड़क पे आ गया है वो पैसा हाथ में है, खाना भी मिल रहा है, लेकिन सिर छुपाने के लिए भी तो कोई जगह चाहिए, इसलिए वो निकल लिए। मैंने ऐसे भी कपल देखे, ऐसे भी लोग देखे जो हजारों रुपए खर्च करके गांव जा रहे हैं। उसका कारण वही है, मास हिस्टीरिया और कुछ की मजबूरी। अब इसमें किया क्या जाए? इस मास हिस्टीरिया या हर्ड साइकोसिस के लिए किया क्या जाए? कईयों को वो सरकार की ताली बजाने और दिया जलाने वाली बात बहुत गलत लगी थी, पर वो एकमात्र तरीका है इन परिस्थितियों में हमारी सामुदायिकता को बचाने का, स्वयं को और पड़ोसियों को बताने का कि हम अकेले नहीं हैं, तुम अकेले नहीं हो, हम हैं। वो बात और है कि इन सारे टास्क को ओवरडू कर दिया गया और फिर ये टास्क एक मखौल बन के रह गए। जो लड़ रहे हैं सरकार के एफर्ट से, एफर्ट से, जो लड़ रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं, पत्थर मार रहे, थूक रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, अचानक एक सैलाब की तरह मॉब की शक्ल उफन आते हैं, वो सब इसी हर्ड साइकोसिस के शिकार हैं। ये एक डर है, ये एक डर है जो उनके दिमागों में इस ने, इन परिस्थितियों ने और इन सबसे ज़्यादा अपने अपने सुरक्षित परकोटों में से ऐलान करते हुए उनकी नेता मंडली के अनर्गल प्रलापों ने भरा है। सबसे ज़्यादा वो लोग जिम्मेदार हैं। डरे हुए लोगों को हम जिम्मेदारी नहीं लाते, मगर जो लोग उनसे अलग अपनी सुविधा संपन्न जगहों पर रुक के उनको भड़काते हैं, उनको ये बताते हैं कि इस देश की सरकार, इस देश की सेना, इस देश की पुलिस, इस देश के डॉक्टर, इस देश की पूरी जनता उनके खिलाफ है, जिम्मेदार वो है। अरुंधति रॉय, महान लेखिका, बहुत महान लेखिका, विश्व मंच पर पूरी गैर जिम्मेदारी और पूरी मूर्खता के साथ कहती हैं कोरोना के बहाने एक समुदाय की हत्या की साजिश रची जा रही है। जी, आपने तो कह दिया, और कह के अपने सुविधा संपन्न किलों में आराम करने लगी। उनके बारे में नहीं सोचा जिनके दिलों में आपने एक पूरे सिस्टम के लिए डर भर दिया, और वो भी इस अजीबोगरीब बीमारी के समय में। अब इन अफवाहों और ब्रेन वॉशिंग के बीच जब डॉक्टरों की टीम पुलिस के साथ उनके घरों में पहुंचेगी तो वो पत्थर नहीं मारेंगे, फूल बरसाएंगे। कैसे सोचा आपने? समस्या एक डॉक्टर हो या पुलिस या समूचा सिस्टम, डॉक्टर हो या पुलिस या समूचा सिस्टम या सरकारें, कोई भी इस अचानक आसमान या वुहान से टपकी बीमारी से पूरी तरह परिचित नहीं है, इसलिए डरे हुए वो भी हैं। मैं सरकारों की जवाबदेही से इनकार नहीं कर रही हूँ, पर ये समय पूरी तरह सिस्टम पर निर्भर होने का नहीं है। ये समय अपनी सारी शक्ति बटोर कर अपने को और दूसरों को संभालने का समय है। कई चीज़ें समय के गर्त में हैं। समय बताएगा क्या रहेगा, क्या मिटेगा, क्या बचेगा। परिवर्तन अवश्यंभावी है। ये युग बदलेगा,
इस बहाव में, आपको याद होगा बॉम्बे में जब सैलाब आया था, जब बाढ़ आई थी, तो एक ह्यूमन चेन बना ली थी। लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर वो सैलाब के सामने खड़े हो गए थे और सब बचे थे, सब ने एक दूसरे को बचा लिया था। तो इस बहाव में जो एक दूसरे को संबल दिए रहेगा, हाँ हाथ नहीं पकड़ सकते हैं, मानसिक संबल ही देना पड़ेगा, हाथ तो नहीं पकड़ पाएंगे, तो जो एक दूसरे को संबल दिए रहेगा वही बचेगा। बस तो फिर हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना राम। अब एक दो कविताएं मैं आपको सुनाना चाहूँगी, इसका मैं मौका कैसे गंवा दूँ। तो वो भी कोरोना काल पे ही एक डॉक्टर की नज़रिए से लिखी गई कविताएं हैं। मैं सड़क पर हूँ, मैं सड़क पर हूँ, कार के स्वास्थ्य सेवा का स्टिकर। मैं सड़क पर हूँ, कार के शीशे पे लगा है स्वास्थ्य सेवा का स्टिकर। निकल जाती है मेरी कार की सहमी चुप्पियों बैरिकेडिंग के बीच से। पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती के बीच से मैं देखती हूँ उनके चेहरों की उद्विग्न ऊब, मैं देखती हूँ उनके चेहरों की उद्विग्न ऊब, मैं देखती हूँ मई की बढ़ती हुई धूप। बेचेहरा बैठे हैं मेरी क्लिनिक की बेंचों पर जगह छोड़ छोड़ कर। बेचेहरा बैठे हैं मेरी क्लिनिक की बेंचों पर जगह छोड़ छोड़ कर। वर्षों के परिचित चेहरे, पैर पड़ाने लाई गई बहुएं, जन्मदिन का केक मेरे, शीरमाल वाली शायना, पंजीरी वाली पद्मा। बैठे हैं बेचेहरा मेरी क्लिनिक की बेंच जगह छोड़ छोड़ कर। वर्षों हूँ तजुर्बा, किसे रखना है इलाज के लिए, किसे भेज देना है सरकार, आगे उसकी किस्मत, आगे उसकी किस्मत। पटवार घर के आगे लगी लंबी लाइन, पटवार घर के आगे लगी लंबी लाइन। भूख से मिलती जुलती है दाल भात की महक। हाथों में डब्बे लिए बच्चे बूढ़े स्त्री पुरुष जगह छोड़ छोड़। धूप पड़ने लगी है, धूप पड़ने लगी है। सूखा मुंह किए बिना आवाज़ दिए बढ़ा जा रहा सब्जी के ठेले वाला। टमाटर लिए छोड़ना चाह रही बाकी पैसे, उसकी तड़प भरी नज़र लजा गई मुझे। रख लिए चुपचाप पैसे और शर्मिंदगी। हवा गर्म हो चली है, जर्द पत्ते उसी तरह बिछने लगे, उसी तरह उड़ने लगी धूल। जर्द पत्ते उसी तरह बिछने लगे, उसी तरह उड़ने लगी धूल, जैसे उड़ती थी पिछले बरस। फड़फड़ा रहा है मेरी गाड़ी पर लगा स्वास्थ्य सेवा का स्टिकर। फड़फड़ा रहा है मेरी गाड़ी पर लगा स्वास्थ्य सेवा का स्टिकर। नोच कर फेंक दूं क्या, नोच कर फेंक दूं, कौन जाने, कौन जाने। एक और कविता है। प्रेम लिखना चाहती हूँ, मैं प्रेम लिखना चाहती हूँ एक ऐसे समय में जब दरक रहे हैं यकीन। ईश्वर कर रहा है नासमझी का, ईश्वर अभिनय कर रहा है नासमझी का। जब सड़क पर उड़ती बैसाख की गर्म धूप में एक बच्ची खड़ी है खाना बटने की कतार में। जब सड़क पर उड़ती बैसाख की गर्म धूप में धूल में एक बच्ची खड़ी है खाना बटने की कतार में। वो जल्दी में अपना स्कूल बैग कहीं भूल आई है, वो जल्दी में अपना स्कूल बैग कहीं भूल गई है। ले आई है माँ के हाथों की रोटी और सब्जी, आज लेकर जाएगी घर पर सरकारी दाल भात, आज लेकर जाएगी सरकारी दाल भात। मैं उसके डब्बे में चुपके से एक प्रेम कविता रखना चाहती हूँ, मैं उसके डब्बे में चुपके से एक प्रेम कविता रखना चाहती हूँ। प्रेम मैं उस कांस्टेबल के लिए भी लिखना चाहती हूँ, नहीं मेरे से
जबकि इसमें उस बच्चे की कोई गलती नहीं थी। उसकी पत्नी क्या शाम होते मुंह धो, बाल संवार, लिपस्टिक लगा, दिनों भी सोचती हूँ प्रेम लिखूं तो शायद